हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस समय मैं आप लोगों को बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर से सेकेंड पेपर लोक प्रशासन के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रहा हूं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत मैंने आप लोगों के लिए 3 यूनिट कंप्लीट कर दिया है। आज मैं चौथा यूनिट 4th बताने जा रहा हूं। बजट यूनिट 4th के अंतर्गत है बजट, अवधारणा, निर्माण और क्रियान्वयन तथा लेखा और लेखा परीक्षण। ये 2 टॉपिक यूनिट 4th में दिया गया है। मैं यूनिट 4th से आज आप लोगों को बजट पढ़ाने जा रहा हूं। इधर 4-5 दिनों मेरी काफ़ी व्यस्तता रही, इसलिए आप लोगों के बीच में रेगुलर वीडियो लेकर नहीं आ पा रहा था। अब मैं प्रयास करूंगा कि प्रतिदिन आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करता रहूं। तो आइए चलते हैं विषय की ओर। बजट क्या होता है? बजट, जैसा कि बजट का नाम हम सभी लोग सुने हैं और बजट के बारे में थोड़ा बहुत जानते भी हैं। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बजट बनता कैसे है, बजट की प्रक्रिया क्या होती है। बजट क्या होता है? बजट शब्द जो है यह फ्रांसीसी भाषा के शब्द बूझटे से लिया गया है। फ्रांसीसी भाषा के यह बजट जो है फ्रांसीसी भाषा के शब्द बजट या बूजेट कहते हैं या बाजटे कहते हैं। किसी बुक में आपको बाजटे मिलेगा, किसी में बूजेट मिलेगा। यह फ्रांसीसी भाषा के बूजेट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। जिसका अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला होता है। बूजेटे का अर्थ है थैला, चमड़े का थैला। इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1733 ईस्वी में इंग्लैंड के वित्त मंत्री, जो इंग्लैंड में भी वार्षिक आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाता था। बजट क्या है? वार्षिक आय व्यय का विवरण। यानी कि जो सरकार होती है वह सरकार एक वर्ष का तैयार करती है, लेखा जोखा तैयार करती है कि हमें धन कहाँ कहाँ खर्च करना है और कहाँ कहाँ से धन वसूलना है, कहाँ कहाँ कर लगाना है। तो इसी वित्तीय आय व्यय के विवरण को हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। तो यह बजट शब्द कहाँ से लिया गया है? फ्रांसीसी भाषा के बाजटे या बूजटे शब्द से लिया गया है और इसका सबसे पहले प्रयोग 1733 में इंग्लैंड के वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वालपोल के द्वारा किया गया। सर रॉबर्ट वालपोल के द्वारा किया गया। सर रॉबर्ट वालपोल के द्वारा किया गया, जब 1733 ईस्वी में वह वित्तीय आय व्यय का विवरण एक थैले में लेकर आते हैं। जब वह एक थैले में वार्षिक वित्तीय आय व्यय का विवरण लेकर आते हैं और संसद के समक्ष रखते हैं, तो सभी लोगों ने, जितने भी अन्य सांसद थे जो विरोधी थे, उन्होंने यह कहा कि थैला खोला गया, यानी कि बजट खोला गया। तभी से बजट शब्द का सरकारी प्रयोग किया जाने लगा और बजट शब्द का अर्थ क्या लिया गया? वार्षिक आय व्यय विवरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या इसका अर्थ लिया गया वार्षिक आय व्यय के विवरण। यानी वार्षिक आय व्यय का जो विवरण होता है उसी को हम बजट कहते हैं। और भारत में सबसे पहले 1860 में भारत का बजट ब्रिटिश संसद में पेश किया गया और भारत का बजट ब्रिटिश संसद में पेश करने वाले जो राजनेता थे वह जेम्स विल्सन थे। 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा भारत का बजट पेश किया गया था। पहली बार भारत का बजट पेश किया गया था 1860 में। कहाँ? संसद में, ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था। और उसके पश्चात 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत बजट को महत्ता प्रदान की गई। यानी कि 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत चूँकि स्वायत्त शासी प्रांतों की स्थापना की गई, संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई, इसलिए राज्यों के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया था।
इसलिए राज्यों को कुछ बजट के संबंध में स्वायत्तता प्रदान की गई थी। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत राज्यों के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया था, राज्यों को भी स्वायत्तता प्रदान कर दी गई थी। तो ब्रिटिश काल में सभी मदों से संबंधित एक सामान्य बजट होता था। ब्रिटिश काल में भारत में ब्रिटिश पीरियड में एक सामान्य आय व्यय का, वार्षिक वित्तीय आय व्यय का एक विवरण होता था, जिसको हम सामान्य बजट के नाम से जानते हैं। यानी कि सामान्य बजट प्रस्तुत किया जाता था। सामान्य बजट ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन 1924 में सामान्य बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया। 1924 में सामान्य बजट से रेल बजट को अलग कर दिया जाता है भारत में। और जब 1924 में सामान्य बजट से रेल बजट को अलग कर दिया जाता है, तब बजट दो रूप हो जाते हैं, एक आम बजट हो जाता है, एक रेल बजट हो जाता है। यानी कि 2017 तक 1 अप्रैल 2017 तक, यानी कि 1924 से लेकर 2017 तक भारत में दो बजट प्रस्तुत होता था, एक रेल बजट, एक आम बजट। परंतु 1 अप्रैल 2017 से मोदी सरकार ने दोनों को मिलाकर संयुक्त बजट प्रस्तुत किया और 2017 से रेल बजट और आम बजट को मिलाकर एक ही बजट प्रस्तुत किया जाता है, वह है संयुक्त बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो इस तरह से जो भारत का बजट है यह वार्षिक वित्तीय आय व्यय का विवरण है। और हम देखते हैं कि 1947 में जब भारत आज़ाद होता है, भारत की स्वतंत्र सरकार बनती है, तो 1947 में भारत का स्वतंत्र बजट प्रस्तुत किया जाता है। 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया और जिसके वित्त मंत्री थे आर के षडमुखम थे। ये वित्त मंत्री होते हैं और इनके अध्यक्षता में भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया जाता है 1947 से। तब तक 1947 से अब तक प्रतिवर्ष संसद में बजट प्रस्तुत किया जाता है। और जो बजट का पीरियड होता है, जो वित्तीय वर्ष होता है, वह भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रखा गया है। यानी कि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रखा गया है। और भारत का जो बजट है वो फरवरी माह में प्रस्तुत होता है, फरवरी माह में प्रस्तुत किया जाता है भारत का बजट। तो आइए हम देखते हैं बजट है क्या, बजट की परिभाषा कुछ विद्वानों द्वारा दी गई बजट की परिभाषा को भी जानते हैं। जैसे कि रेनो स्टोर्म पहली परिभाषा है रेनो स्टोर्म का कहना है बजट एक ऐसा लेख पत्र है जिसमें सार्वजनिक आय तथा व्यय की एक प्रारंभिक अनुमोदित योजना दी हुई होती है। वहीं लेराय ब्यूलियो का कहना है कि बजट एक निश्चित अवधि के अंतर्गत होने वाली अनुमानित प्राप्तियों तथा खर्चों का एक विवरण है। यानी कि निश्चित अवधि तक आय का कितना साधन है या कितनी आय आ सकती है या कितना हम व्यय कर सकते हैं, इसी का एक अनुमान क्या है, यही बजट है। वहीं GJJ का कहना है, GJJ दूसरी परिभाषा, तीसरी परिभाषा GJJ का कहना है कि बजट संपूर्ण सरकारी प्राप्तियों तथा खर्चों का एक पूर्वानुमान तथा अनुमान है और कुछ प्राप्तियों का संग्रह करने तथा कुछ खर्चों को करने का एक आदेश अथवा प्राधिकरण है। यह क्या है, बजट है। वहीं चूंकि ये इन तीनों विद्वानों की परिभाषा हमने देखा और हमें कुछ बहुत तर्कसंगत या व्यापक परिभाषा नज़र नहीं आ रही है। सबसे अच्छी परिभाषा बिलोबी ने दिया है, WF बिलोबी ने सबसे अच्छी परिभाषा दिया है बजट का। बिलोबी की परिभाषा आप पढ़ेंगे तो आपको बजट की प्रक्रिया समझ में आ जाएगी या बजट का अर्थ समझ में आ जाएगा कि बजट है क्या। बिलोबी कहते हैं कि बजट सरकार की आमदनी एवं खर्चों का
मात्र अनुमान नहीं है बल्कि इससे कुछ अधिक है। यह एक ही साथ प्रतिवेदन, अनुमान तथा प्रस्ताव है, अथवा उसे ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। यह एक ऐसा प्रलेख अथवा दस्तावेज है जिसके द्वारा मुख्य कार्यपालिका धन प्राप्त करने वाली तथा व्यय स्वीकृत करने वाली सत्ता के समक्ष इस बात का पूर्ण प्रतिवेदन रखती है कि उसने और उसके अधीनस्थ कर्मचारियों ने गत वर्ष कामकाज की व्यवस्था किस प्रकार की है, सरकारी कोषागार की वर्तमान स्थिति क्या है, और इन सूचनाओं के आधार पर वह आगामी वर्ष के लिए अपने कार्यक्रम की घोषणा करती है और यह बताती है कि उस कार्य के लिए वित्त की व्यवस्था किस प्रकार करनी चाहिए। तो इस तरह से हम विलोबी की परिभाषा से अवलोकन करते हैं कि विलोबी ने व्यापक रूप से बताया है कि बजट क्या है। बजट क्या है? एक सरकारी अनुमान है, यानी कि राजस्व प्राप्तियों का अनुमान है, खर्चों का अनुमान है, और बजट में यह तय किया जाता है कि कितनी मदें हमें निर्धारित की जानी चाहिए, किस विभाग के लिए निर्धारित की जानी चाहिए, और किस विभाग को कितनी खर्चों की ज़रूरत पड़ती है, और यह खर्चे आएंगे कहाँ से। तो इन सब का अनुमान क्या है? एक बजट है। यही इन सब का अनुमान ही बजट है। तो आइए देखते हैं बजट के प्रकार। बजट के प्रकार कितने होते हैं? बजट के प्रकार देखिए, मुख्यतः बजट 3 प्रकार का होता है। एक कार्यपालिका प्रणाली का बजट, पहला कार्यपालिका प्रणाली का बजट है। दूसरा व्यवस्थापिका प्रणाली का बजट। तीसरा मंडल या आयोग प्रणाली का बजट। ये 3 प्रकार के बजट होते हैं। कार्यपालिका प्रणाली का बजट, व्यवस्थापिका प्रणाली का बजट और मंडल या आयोग प्रणाली का बजट। ये 3 प्रकार के बजट होते हैं। कार्यपालिका प्रणाली के अंतर्गत जो बजट होता है वह मुख्यतया सरकार के द्वारा तैयार किया जाता है। सरकार के मंत्रिमंडल के द्वारा बजट को तैयार किया जाता है और इसको संसद के द्वारा पारित करा लिया जाता है। तो सरकार तैयार करती है और उसका बजट का पर्यवेक्षण करती है, निरीक्षण करती है, आय व्यय का विवरण तैयार करती है। इसको तैयार करके व्यवस्थापिका को दे देती है, व्यवस्थापिका पारित कर देती है। दूसरा, व्यवस्थापिका प्रणाली का जो बजट होता है यह मुख्यतः व्यवस्थापिका के द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें सरकार की कोई भागीदारी नहीं होती है। यह व्यवस्थापिका के द्वारा तैयार किया जाता है या व्यवस्थापिका एक समिति को दे देती है और वह समिति बजट तैयार करती, वह कमेटी व्यवस्थापिका के द्वारा गठित कमेटी होती है। इसी कमेटी के द्वारा बजट तैयार किया जाता है। आय व्यय का विवरण तैयार किया जाता है, राजस्व का विवरण तैयार किया जाता है, खर्चों का विवरण तैयार किया जाता है, और यही कमेटी बजट तैयार करके अब व्यवस्थापिका को दे देती है। व्यवस्थापिका उसको बहुमत से स्वीकृत कर देती है। तो यह व्यवस्थापिका प्रणाली का बजट होता है। तीसरा, बोर्ड, मंडल या आयोग के द्वारा बजट, यानी कि मंडल तथा आयोग प्रणाली का बजट। ये जो मंडल या आयोग प्रणाली का बजट होता है इसमें प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। कुछ प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। सरकार जो होती है वो प्रशासनिक अधिकारियों को मिलाकर एक कमेटी तैयार कर देती है, यानी कि एक मंडल बना देती है। अधिकारी एक मंडल बना देती है या आयोग का गठन कर देती है, और यही प्रशासनिक अधिकारी मिलकर बजट का निर्माण करते हैं। जैसे अमेरिका में इस प्रकार की पद्धति देखी जा सकती है। अमेरिका में मंडल या आयोग प्रणाली का बजट देखा जा सकता है कि अमेरिका में जो बजट तैयार किया जाता है वह मंडल के द्वारा तैयार किया जाता है या आयोगों के द्वारा तैयार किया जाता है। आयोगों का गठन सरकार के द्वारा कर दिया जाता है या व्यवस्थापिका के द्वारा कर दिया जाता है, और यही आयोग देश के लिए बजट का निर्माण करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी प्रणाली का जो बजट होता है वह कार्यपालिका प्रणाली का बजट होता है। हम व्यवस्थापिका प्रणाली के बजट को भी उत्तम नहीं कर सकते हैं और यह प्रणाली हमारे देश में लागू नहीं हो सकती है।
व्यवस्थापिका प्रणाली का बजट इसलिए इसको हम उत्तम नहीं कर सकते हैं क्योंकि व्यवस्थापिका के सदस्यों का या सांसदों का प्रत्यक्ष जुड़ाव जनता से नहीं होता है। जनता से प्रत्यक्ष जुड़ाव नहीं होता है, विभिन्न विभागों से परिचित नहीं होते हैं, इनको कार्यशैली के बारे में पता नहीं होता है। कार्यशैली के बारे में किसको पता होता है? कार्यपालिका को पता होता है। कार्यपालिका अच्छी तरह जानती है कि विभिन्न विभागों में कब कब धन की ज़रूरत पड़ती है या विभिन्न विभागों के लिए कौन कौन से विकास के कार्य किए जाने हैं, और जितने भी विकास के कार्य किए जाने होते हैं तो इन विकास कार्यों से संबंधित विभाग के पास धन की कितनी आवश्यकता है, यह सब यानी कि पूरी प्रशासनिक संरचना और कार्यशैली और आय और व्यय का विवरण कार्यपालिका ही जानती है, मंत्री ही जानते हैं। कार्यपालिका की सहायता देने वाले जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वह अधिकारी ही जानते हैं, वित्त मंत्रालय ही जानता है। तो यह कार्यपालिका जो होती है इसी के द्वारा बजट तैयार किया जाना चाहिए, यही उत्तम प्रणाली का बजट हो सकती है। और कार्यपालिका जब बजट को तैयार करती है तो बजट को तैयार करने के पश्चात यह व्यवस्थापिका को दे देती है, व्यवस्थापिका पारित कर देती है। आइए अब देखते हैं बजट का निर्माण। बजट का निर्माण कैसे होता है? बजट निर्माण करने के 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है बजट की तैयारी। बजट की तैयारी यह पहला चरण होता है। और दूसरा चरण होता है संसद के द्वारा स्वीकृति। संसद की स्वीकृति, संसद की स्वीकृति। और तीसरा चरण होता है बजट का कार्यान्वयन। कार्यान्वयन, ये 3 चरण होते हैं बजट के। पहले बजट की तैयारी हम करते हैं। तो बजट की तैयारी कैसे की जाती है? तैयारी किसकी? बजट की। बजट की तैयारी, बजट की तैयारी कैसे हम करते हैं? बजट की तैयारी करने के लिए केवल कार्यपालिका ही इसमें संलग्न नहीं रहती है। कार्यपालिका के अलावा इसमें वित्त मंत्रालय भी शामिल होता है, प्रशासकीय मंत्रालय शामिल होता है, नीति आयोग, पहले योजना आयोग शामिल होता था, वर्तमान में क्या हो गया है? नीति आयोग शामिल हो गया है। तो नीति आयोग भी शामिल होता है एवं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये सभी लोग मिलकर भारत का बजट तैयार करते हैं। तो इस भारत का बजट तैयार करने के लिए 3 चरण होते हैं। पहला, बजट की तैयारी कैसे होती है? पहला, विभागों द्वारा बजट का निर्माण। विभाग द्वारा बजट का निर्माण। बजट का निर्माण यानी कि सभी विभाग जितने भी विभाग होते हैं, सभी विभाग बजट तैयार करते हैं कि उनको अपने विभाग के प्रशासन के लिए कितनी बजट की ज़रूरत पड़ती है। तो विभागों द्वारा बजट का निर्माण किया जाता है। जब विभाग सभी विभाग, इसमें सभी विभाग शामिल होते हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय हो गया, कपड़ा मंत्रालय हो गया, उद्योग मंत्रालय, बिजली मंत्रालय, विभिन्न जितने भी मंत्रालय हैं, अर्थात जिसको हम विभाग कहते हैं, मंत्रालय को क्या कहते हैं? विभाग कहते हैं। तो जितने भी विभाग, गृह विभाग हो गया, पुलिस विभाग हो गया, और शिक्षा विभाग हो गया, लोक निर्माण विभाग हो गया, सड़क निर्माण विभाग, मतलब जितने भी विभाग हैं भारत में, सारे विभाग क्या करते हैं? पहले अपना अपना 1 साल का बजट तैयार कर लेते हैं कि हमें कितना खर्च करना है, और कितना हमको आना है, कितनी इनकम आनी है, और कितने अनुदान की ज़रूरत होती है, कितनी अनुदान की ज़रूरत पड़ेगी, सरकार से ग्रांट की ज़रूरत कितनी पड़ेगी। तो 1 साल का पूरा 1 साल का ब्यौरा, आय व्यय का ब्यौरा तैयार कर लिया जाता है विभागों के द्वारा। विभाग के द्वारा जब तैयार कर लिया जाता है तो वह बजट कहाँ भेज दिया जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास भेज दिया जाता है। तो दूसरा जो चरण होता है वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा जांच की जाती है। महालेखा परीक्षक के द्वारा जांच की जाती है। इनके द्वारा जांच की जाती है। इनके द्वारा महानियंत्रक यानी कि कैग जिसको हम कहते हैं, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग के द्वारा जांच की जाती है। विभिन्न विभागों के वित्तीय आय व्यय के विवरण को जांच की जाती है। जब नियंत्रक कैग के द्वारा इसकी जांच कर ली जाती है और पुष्टि कर ली जाती है तो उसको कहाँ भेज दिया जाता है? तीसरा चरण होता है वित्त मंत्रालय, उसको फिर वित्त मंत्रालय में भेज दिया जाता है।
क्योंकि बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री ही प्रस्तुत करता है। तो वित्त मंत्रालय में भेज दिया जाता है। तो जितने भी विभाग होते हैं, सभी विभाग यानी कि 70-80 विभाग जितने हैं, सारे विभागों के द्वारा बजट का निर्माण किया जाता है अपने विभागों के लिए। और बजट का निर्माण करने के पश्चात उसको कैग के पास भेज दिया जाता है। और कैग क्या करती है? वित्त मंत्रालय के पास भेज देती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में भेज देती है। अब इतना पहला चरण हो गया बजट की तैयारी, यानी कि बजट की तैयारी हो गई। सारे विभागों के द्वारा एक साल का वित्तीय आय व्यय का विवरण तैयार करके विभागों को वित्त मंत्रालय को दे दिया जाता है। तो भारत में जितने भी विभाग होते हैं, सारे विभागों के द्वारा अपने विभागों का लेखा जोखा तैयार करके, बजट तैयार करके, वार्षिक वित्तीय आय व्यय विवरण तैयार करके वह वित्त मंत्रालय को प्रेषित कर दिया जाता है। वित्त मंत्रालय को प्रेषित करने के पहले कैग के द्वारा जांच होती है, उसके पश्चात वित्त मंत्रालय को दे दिया जाता है। अब क्या होता है? दूसरा चरण, इसमें अब आता है अनुमान की तैयारी। अनुमान की तैयारी अब की जाती है। अनुमान की तैयारी में क्या होता है, कैसे होता है? अनुमान की तैयारी में कि एक प्रपत्र होता है, एक प्रपत्र यानी कि सरकार के पास एक प्रपत्र होता है। और इस प्रपत्रों को विभिन्न विभागों को भेज दिया जाता है। विभिन्न विभागों को भेज दिया जाता है। जिस प्रपत्र पर, जिस प्रोफार्मा पर सारे विभाग अपना विवरण भरते हैं, उनको सभी विभागों को अपने विवरण में क्या भरना होता है, यानी कि बजट करने के लिए जो प्रक्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनानी होती हैं। जैसे उसमें पहली प्रक्रिया अपनानी होती है गत वर्ष का आय व्यय का विवरण। आय व्यय का विवरण यानी पिछले वर्ष में कितना आय हुआ था, कितना व्यय हुआ था। इन आय व्यय का लेखा जोखा उनको तैयार करना होता है। फिर दूसरा चरण होता है, दूसरी बातें होती है प्रोफार्मा में। दूसरी चीज यह लिखी होती है कि वर्तमान वर्ष के स्वीकृत अनुमान कितना है। वर्तमान वर्ष का स्वीकृत अनुमान, जो वर्तमान वर्ष चल रहा है उसके लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, स्वीकृत अनुमान कितना है, वर्तमान वर्ष का स्वीकृत अनुमान कितना है। तीसरा होता है कि वर्तमान वर्ष के संशोधित अनुमान कितना है। वर्तमान वर्ष का संशोधित अनुमान, जो वर्तमान वर्ष चल रहा है उसमें संशोधित अनुमान कितना है, संशोधित अनुमान कितना है। चौथा चरण होता है आगामी वर्ष के बजट का प्राकलन। आगामी वर्ष के बजट का प्राकलन। और पांचवी बात होती है, और पांचवा पॉइंट होता है उस प्रोफार्मा में, पांचवा पॉइंट होता है घटी बढ़ी का विस्तार। घटी बढ़ी का विस्तार। ये 5 पॉइंट होते हैं उस प्रोफार्मा में। एक प्रोफार्मा सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, प्रोफार्मा। इस प्रोफार्मा में ये 5 बातें होती हैं। गत वर्ष का आय व्यय का विवरण, यानी कि पिछले वर्ष के आय व्यय का विवरण भी तैयार किया जाता है। पिछले वर्ष में हमें कितनी आय हुई, यानी कि हम देखते हैं कि बजट बनाने में 3 साल की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। 3 साल का लेखा जोखा तैयार करना होता है, एक पिछले वर्ष का, एक वर्तमान का, एक आने वाले वर्ष का। तो पिछले वर्ष के आय व्यय कितना हुआ, वर्तमान वर्ष की स्वीकृत अनुमान कितना है, वर्तमान वर्ष का संशोधित अनुमान कितना है, यानी कि स्वीकृत अनुमान कितना है और संशोधित अनुमान कितना है, यानी कि स्वीकृत जितना हम तय करते हैं उसमें कितना हमें और ज़रूरत पड़ सकती है, तो वर्तमान वर्ष का संशोधित अनुमान कितना है। और फिर आगामी वर्ष के बजट का प्राकलन कितना है, यानी कि आगामी वर्ष का। जैसे कि हम बजट का तैयार करते हैं, अभी बजट का निर्माण होगा, 2023 चल रहा है, 23 और 24 का बजट, 23 और 24 का बजट। तो हम ये देखेंगे कि 2022 और 2023 जो सत्र है, वित्तीय वर्ष है 2022 और 23, उसमें हमें कितनी आय व्यय हुई। और फिर हम देखें, फिर हम 2023 और 24 का तैयार करेंगे बजट, और इसके अलावा 24 और 25 का एक प्राकल्पना का निर्माण करेंगे, यानी कि एक प्राकलन बनाएंगे, यानी कि एक अनुमान इसका तैयार करेंगे कि आगामी वर्ष में कितना हमें खर्च करना पड़ सकता है। तो इस तरह से 3 सालों का ब्यौरा देना होता है। 5वां है
घटी बढ़ी का विस्तार, यानी कि जो बजट है वह कितना घट बढ़ रहा है, यानी फ्लैक्चुएशन कितना हो रहा है, कितना कम हो रहा है, कितना अधिक हो रहा है। तो इन पाँचों पॉइंट को भरना होता है उस प्रोफार्मा पर। तो उस प्रोफार्मा पर इस पाँचों पॉइंट को भरना होता है। पाँचों पॉइंट को भरकर यह सभी विभाग क्या करते हैं, यह सरकार को प्रेषित कर देते हैं, यानी कि वित्त मंत्रालय को प्रेषित कर देते हैं। यानी कि वित्त मंत्रालय से पहले क्या होता है, लेखा परीक्षक के द्वारा जांच होती है इस बजट की, अनुमान की तैयारी सभी विभागों के द्वारा कर ली जाती है। उसके बाद आता है ये दूसरी प्रक्रिया क्या होती है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जांच की जाती है, या महालेखापाल के द्वारा बजट की जांच की जाती है। जांच करने के पश्चात यह वित्त मंत्रालय को भेज दिया जाता है, वित्त मंत्रालय को भेज दिया जाता है। और अब वित्त मंत्रालय क्या करती है, इसमें काट छाट कर सकती है, वित्त मंत्रालय काट छाट कर सकती है। जैसा कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो बजट का निर्माण होता है उसकी प्रक्रिया 7 महीने पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है। 7 महीने पूर्व ही बजट की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अर्थात अगर फरवरी में पेश होना होता है तो अक्टूबर से ही इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीना, यानी कि सितंबर से ही इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। सितंबर से ही बजट निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। सभी विभागों को प्रोफार्मा भेज दिया जाता है। सभी विभाग उसमें अनुमानित अनुदान की राशि भी लिख देते हैं, आय व्यय का विवरण भर देते हैं। इस प्रोफार्मा को भरकर यह भेज देते हैं सरकार के पास, और सरकार अब क्या कराती है, महालेखा परीक्षक से या महालेखापाल से जाँच कराती है। जाँच कराने के पश्चात वह वित्त मंत्रालय में भेज देती है। वित्त मंत्रालय इसमें क्या करती है, इसकी जांच करती है, पर्यवेक्षण करती है, परीक्षण करती है, निरीक्षण करती है, और सभी विभागों का डाटा तैयार करती है, आंकड़ा तैयार करती है कि कितने विभाग को कितने पैसों की ज़रूरत हो सकती है। जब विभिन्न विभागों के द्वारा एक अनुमान वित्त मंत्रालय को दे दिया जाता है तो वित्त मंत्रालय अब अगली कार्रवाई इस पर करती है, यानी कि समेकन वित्त मंत्रालय के द्वारा समेकित किया जाता है, राशियों को समेकित किया जाता है और राशियों की जाँच परख की जाती है। और वित्त मंत्रालय के जितने अधिकारी होते हैं, विभिन्न अधिकारी होते हैं, सभी मिलकर बजट तैयार करते हैं। बजट तैयार करने में महीनों लग जाते हैं। इसमें जो सचिव होते हैं, जो अवर सचिव होते हैं, वित्त विभाग के जो अधिकारी होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, विभिन्न और साथ ही साथ मंत्री होते हैं। तो वित्त विभाग या वित्त मंत्रालय ही पूरे बजट का तैयार करता है। वित्त मंत्रालय के द्वारा जब बजट तैयार कर लिया जाता है तो फिर कैबिनेट में स्वीकृत होती है। उस बजट की कैबिनेट में भी बैठक होती है, कैबिनेट में स्वीकृत हो जाती है। उसकी बाद की जो प्रक्रिया होती है, संसद के द्वारा अनुमोदन। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, संसद के द्वारा अनुमोदन। यानी कि ये क हो गया, ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। चौथी प्रक्रिया क्या होती है, संसद के द्वारा अनुमोदन। संसद के द्वारा अनुमोदन। संसद के द्वारा अनुमोदन। अब देखिए क्या है, बजट की तैयारी। हमारा बजट क्या हो गया, तैयार हो गया, बजट तैयार हो गया। अब दूसरी प्रक्रिया क्या है, संसद की स्वीकृति या संसद के द्वारा अनुमोदन। यानी कि इसको हम क लिख देते हैं, इसको हम ख लिख देते हैं और इसको हम ग लिख देते हैं। 3 पॉइंट है बजट की तैयारी में। तो ख क्या हो गया, संसद के द्वारा अनुमोदन। अब संसद के द्वारा अनुमोदन होता है जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 112 के प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रतिवर्ष वार्षिक बजट संसद के सम्मुख अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता है। यानी कि राष्ट्रपति के जो बजट प्रस्तुत किया जाता है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, किसके अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है। इसे कोई बजट नहीं रह सकता है, राष्ट्रपति की अनुमति, राष्ट्रपति का अनुमोदन लेना होता है। तो इस अनुमोदन के कई चरण होते हैं। जैसे कि पहला, जब राष्ट्रपति से अनुमति मिल जाती है तो राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है तो राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो संसद में प्रस्तुत कौन करता है, पहला वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जो वित्त मंत्री होता है उसी वित्त मंत्री के द्वारा
पूरे भारत का वार्षिक आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है, बजट प्रस्तुत किया जाता है। अब जब बजट प्रस्तुत हो जाता है तो दूसरा चरण क्या आता है, उस बजट पर सामान्य चर्चा होती है। सामान्य चर्चा होती है, सदन में विरोधी भी बैठे होते हैं और सत्ता पक्ष के लोग भी बैठे होते हैं, तो बजट के ऊपर सामान्य चर्चा होती है। सामान्य चर्चा होने के पश्चात इस पर बहस और मतदान होता है। इस पर बजट पर बहस होता है और मतदान होता है। बहस होता है यानी कि जो विरोधी होते हैं वह बजट की आलोचना करते हैं, काफ़ी बहसबाजी होती है। बहसबाजी जब हो जाती है, बहसबाजी की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, तब बजट के ऊपर मतदान किया जाता है। बहस किस पे होती है कि इस बजट में जो चौथा करारोपण, जो करारोपण किया गया है, यानी कि सरकार ने अपने बजट में यह निर्धारित किया है कि किस पर कर लगाना है, किस पर कर बढ़ा है, किस पर कर घटा है, किस पर कर बढ़ा है, किस पर कर घटा है, तो इस पर चर्चा होती है। संसद में पूरी बहसबाजी होती है, सबको स्वतंत्रता प्राप्त होती है, वह आलोचना कर सकते हैं कि इस पर कर न लगाया जाए या टैक्स न लगाया जाए या टैक्स घटा दिया जाए या बढ़ा दिया जाए, वगैरह 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 विभिन्न चर्चाएं होती हैं। चर्चाएं करने के पश्चात मतदान होता है और मतदान के साथ ही साथ विनियोग विधेयक पर भी विचार किया जाता है। संसद में विनियोग विधेयक पर विचार किया जाता है, उसको पारित किया जाता है। विनियोग विधेयक पर, पांचवा विनियोग विधेयक। यह विनियोग विधेयक क्या होता है, विनियोग विधेयक पर भी चर्चा होती है। विनियोग विधेयक एक ऐसा विधेयक होता है जिसमें कि संसद की स्वीकृति ली जाती है। पैसा निकालने के लिए, धन निकालने के लिए संसद की स्वीकृति ले जाती है। यानी कि जो देश की संचित निधि होती है, संचित निधि से धन निकालने की मंजूरी वाला विधेयक विनियोग विधेयक कहा जाता है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 114 में है। इसका प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 114 में है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 114 में, इसी को हम विनियोग विधेयक कहते हैं। तो इस तरह से संसद में बहस होने के पश्चात यह पारित हो जाती है। उसके पश्चात राज्यसभा भी हिस्सा लेती है। राज्यसभा जो होती है, जो वित्त विधेयक होता है, बजट के जो वित्त विधेयक होते हैं, वह 14 दिन तक ही अपने पास रख सकती है। 14 दिन के पश्चात राज्यसभा को पारित करना होता है। तो 14 दिन के पश्चात जब वित्त विधेयक आता है तो संसद के द्वारा अनुमोदन उसको मिल जाता है और फिर देश का बजट पारित हो जाता है। संसद में वाद विवाद के दौरान बहुमत से मतदान होने के पश्चात बजट पारित हो जाता है। अब हमारा बजट पारित हो गया। अब बजट का क्रियान्वयन कैसे होता है, आइए थोड़ा सा जानते हैं कि बजट का क्रियान्वयन कैसे होता है। देखिए, बजट जब संसद से पारित हो जाता है 2/3 बहुमत से, तो पारित होने के पश्चात जो बजट होता है फिर वह कहाँ आता है, फिर उसकी जो राशि होती है, फिर उसकी राशि जो होती है वित्त मंत्रालय के पास आ जाता है। वित्त मंत्रालय देश का जो है वित्त मंत्रालय है। यही वित्त मंत्रालय विभिन्न विभागों को धन आवंटित करता है। विभिन्न विभागों को क्या करता है, धन आवंटित करता है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय का कार्य केवल बजट बनाना नहीं है, बल्कि बजट की क्रियान्वित और उसका पर्यवेक्षण करना भी है और विभिन्न विभागों में समन्वय करना भी है। तो सरकार के सामान्य आर्थिक और वित्तीय नीतियों, यह जो वित्त मंत्रालय है, यह सरकार के सामान्य आर्थिक एवं वित्तीय नीतियों तथा कार्यक्रमों को निर्धारित करता है। सारी जो आर्थिक नीतियां जो होती हैं वित्त मंत्रालय के द्वारा बनाई जाती हैं, आर्थिक कार्यक्रम जो होते हैं वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो प्रशासनिक विभाग के अध्यक्ष होते हैं, प्रशासनिक विभाग के अध्यक्ष, प्रशासनिक विभाग, विभिन्न प्रशासनिक विभाग होता है, इसके अध्यक्ष जो होते हैं उन अध्यक्षों को राशि आवंटित कर दी जाती है। उन अध्यक्षों को राशि आवंटित कर दी जाती है और विभिन्न विभाग जो होते हैं, विभाग के जो अधिकारी होते हैं, विभाग के जो अधिकारी यानी कि सचिव जो होते हैं, सबको यह वित्त मंत्रालय जो होता है यह धन आवंटित कर देता है। इसके अलावा वित्त मंत्रालय केंद्रीय राजस्व मंडल राजस्व कानूनों को क्रियान्वित करता है। और जिस तरह से हम देखते हैं कि हर जिले में एक ट्रेजरी की स्थापना की गई है। हर जिले में किसकी स्थापना की गई है, ट्रेजरी की, या इसको हम राजकोष कह सकते हैं, राजकोष कह सकते हैं, या कोषागार भी कहते हैं, कोषागार भी कहते हैं, या ट्रेजरी कहते हैं, ट्रेजरी कार्यालय हर विभाग में होता है। ट्रेजरी कार्यालय हर विभाग में ट्रेजरी कार्यालय होता है।
हर जिले में एक ट्रेजरी कार्यालय होता है, राजकोष होता है। सबको जो वेतन होता है इसी ट्रेजरी के माध्यम से ही दिया जाता है, इसी ट्रेजरी के माध्यम से ही संचालित किया जाता है। और ट्रेजरी के अंतर्गत किसको कितना वेतन देना है, जो विभिन्न विभागों को अनुदान दिया जाता है वह ट्रेजरी के माध्यम से ही आता है। तो जो बजट होता है, बजट अब सरकार जो होती है या वित्त मंत्रालय, यह सभी विभागों को राशि आवंटित कर देती है, अनुदान दे देती है और उसको विभिन्न कर लगा देती है और संबंधित विभाग को कर वसूलने की जिम्मेदारी दे देती है। और यह विभाग ईमानदारी पूर्वक, कर्तव्य निष्ठापूर्वक विभिन्न लोगों से कर वसूलते रहते हैं, विभिन्न प्रतिष्ठानों से कर वसूलते रहते हैं या विभिन्न वस्तुओं से कर की वसूली इन विभागों के द्वारा की जाती है। जो राजस्व संग्रह किया जाता है फिर उसको कोष में जमा कर दिया जाता है, सरकार के खजाना में या ट्रेजरी में जमा कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो बजट सरकार बनाती है, सरकार बजट बनाकर विभिन्न विभागों को राशि आवंटित कर देती है और यह विभिन्न विभाग जो होते हैं वह उस बजट, ये जो विभिन्न विभाग जो होते हैं यह जो उस धन का उपयोग करते हैं, जनहित में उपयोग करते हैं। यदि कहीं भी गड़बड़ी होती है तो कैग जो फिर जांच होती है, कैग के द्वारा जांच की जाती है, ये रिपोर्ट पाई जाती है तो संबंधित विभाग के जो अधिकारी होता है या सचिव होता है उसको दंडित भी किया जा सकता है, उसकी नौकरी वह सस्पेंड भी हो सकता है वगैरह विभिन्न कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि सरकारी गबन जो है वह 1 रुपया नहीं हो सकता है। अगर आप पे उंगली उड़ गई तो 1 रुपया का गबन भी बहुत अधिक मायने रखता है। 1 रुपये के गबन से भी आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। तो इस तरह से सरकार का जो पैसा होता है वह कोई अधिकारी खा नहीं सकता है, सभी उस कोष का सदुपयोग करते रहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो बजट की क्रियान्वित होती है विभिन्न विभागों को आवंटित हो जाती है, विभिन्न विभाग कार्य करते रहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत स्तर पे देख सकते हैं, ग्राम पंचायत स्तर पे जो वित्त आयोग होता है वह वित्त आयोग ग्राम पंचायत को धन आवंटित करता है। जो वो वित्त आयोग होता है, वित्त आयोग ग्राम पंचायतों को धन आवंटित करता है। उन धन के माध्यम से ग्राम पंचायत के जो अधिकारी होते हैं, प्रधान होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, वह कार्य करते रहते हैं। तो सरकार सभी विभागों को धन देती रहती है, साथ ही साथ उसका ऑडिट भी हर वर्ष करती रहती है। जो विभिन्न विभाग होते हैं उन विभिन्न विभागों का ऑडिट भी होता रहता है, यानी कि लेखा परीक्षण भी होता रहता है। इस ऑडिट के माध्यम से सरकार नियंत्रण रखती है। इसके अलावा संसद विभिन्न कमेटी बनाती है, जैसे लोक लेखा समिति, लोक उद्यम समिति और व्यय समिति, विभिन्न समिति बनाती है। इन समितियों के माध्यम से वह बजट के ऊपर या बजट के क्रियान्वित पर या कोष के खर्च, इन विभिन्न समितियों के माध्यम से वह बजट पर नियंत्रण रखती है, विभिन्न विभागों के खर्चों पर नियंत्रण रखती है, खर्चों का आय व्यय का ब्यौरा तैयार करती रहती है, उस पर निगरानी, विभिन्न विभागों के आय व्यय के खर्चों के ऊपर वह नियंत्रण रखती रहती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको संक्षेप में ही बजट का निर्माण, बजट की अवधारणा, बजट का निर्माण और क्रियान्वयन या क्रियान्विति, एक्सिक्यूशन, फार्मूलेशन एंड एक्सिक्यूशन बताया। अब यूनिट 4 के अंतर्गत जो दूसरा टॉपिक है वह है लेखा तथा लेखा परीक्षण। नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा अकाउंट और ऑडिट पे। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही संक्षेप में बजट के बारे में बताया, निर्माण के बारे में बताया, इसके क्रियान्वयन के बारे में बताया। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरा वीडियो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।